हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास लेकर के हाजिर हैं। इसके पूर्व आपको नंबर सिस्टम में 4 क्लासें मिल चुकी हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज आप सबको एकदम कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहा है और गणित की इस नंबर सिस्टम की क्लास को हमने 15 भागों में बांटा था और इस 15 क्लासों में से आपको इसके पूर्व 4 क्लास नंबर सिस्टम की आपको मिल चुकी है और एक टेस्ट आपको दिया जा चुका है। आज की क्लास में हमारा विषय जो है वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त आज की क्लास में ही हम आपको चिन्हों के संबंधित कुछ जानकारियां प्रश्नों के माध्यम से, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो तब तक जो लोग हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, जिससे उनको नोटिफिकेशन प्रॉपर ढंग से प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब आज हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक का जो है वो पहला प्रश्न। लेकिन इसके पूर्व जो लोग हमारे क्लास में एकदम नए हैं वो पिछली क्लासों को देख करके तब इस क्लास को देखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो पड़ेगा। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास का ये पहला प्रश्न, जो कि दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ये आपको स्क्रीन बोर्ड पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है आपका है 0, तीसरा विकल्प है आपका 2 और चौथा विकल्प है 1। तो इसका उत्तर जो है वो आपका 2 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 2 दिख रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और ये आपके सामने ये दूसरा प्रश्न दिया जा रहा है और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है कि पहला विकल्प आपका दिया है 3, दूसरे विकल्प में दिया है 1, तीसरे विकल्प में दिया है 2 और चौथे विकल्प में दिया है आपका 4। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसका उत्तर जो है आपका 2 होगा। तो चलिए इसके पहले हम आप लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। एक तो 1 और एक वह संख्या स्वयं। तो इसलिए जो है याद रखिएगा कि 1 को जो है न तो भाज्य माना गया और न ही अभाज्य। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, जैसा कि हमने आपको पहले प्रश्न में दिया, तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 जो है वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जैसा कि आपको पहले प्रश्न में हमने आपको बताया। इसके पूर्व आपको यह बात याद रखनी है कि अगर इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में जो पूछा क्या था कि अभाज्य संख्या में गुणनखंड की संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि अभाज्य संख्या में कुल कितने गुणनखंड होते हैं। तो आप बताएंगे कि 2 गुणनखंड होते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को अभाज्य होने के लिए उसके कम से कम 2 गुणनखंड होना अनिवार्य है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक संख्या, कोई भी संख्या अगर दी जाती है तो वह 1 से और अपनी संख्या से स्वयं से अवश्य करती है। और यही कारण है कि 1 को जो है न तो भाज्य माना गया है और न ही अभाज्य। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके तीसरे प्रश्न की तरफ और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए, जैसा कि आपको इस स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी और इसमें आपका उत्तर दिया गया है। पहला विकल्प है 9, दूसरे विकल्प में आपका दिया है अनंत, तीसरे विकल्प में आपका उत्तर दिया गया है 3 और ये आपका चौथा विकल्प जो है उसमें 1 दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग समझ लीजिए, जब आप सबसे बड़ी की जब बात होगी तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी संख्या लिख पाना संभव नहीं है। इसीलिए आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी अनंत होती है, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में अनंत दिख रहा है और आपका उत्तर दूसरे विकल्प में दूसरा विकल्प है वही आपका सही है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ और ये चौथा प्रश्न अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपके सामने ये पहला विकल्प दिया है 5, दूसरा विकल्प आपका दिया है 9, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 4 और चौथा विकल्प दिया है 6। तो एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप जान सकते हैं कि पहली संख्या होती है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5 और इसके बाद 7।
तो अब आप देखेंगे कि एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको याद रखना है कि एक अंकों की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है, एक तो होगी 2, एक होगी 3, एक होगी 5, एक होगी 7, 8 और 9 तो होंगे नहीं। इसलिए आपको याद रखना है कि एक अंकों की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में दिख रहा है वही आपका उत्तर है। लेकिन अगर इस सवाल में पूछा गया होता कि वह संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तब जाके आपका उत्तर क्या होता कि 2, 3, 5 और 7। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और अब अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। और इस प्रश्न में जो आपके 5वें नंबर पर प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या के संबंध में कौन सा मान असत्य है। अब आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये बात तो बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये तो सत्य है। दूसरे विकल्प में दिया है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5 होती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे बड़ी 3 और उसके बड़ी 5 हो जाएगी। ये भी आपका विकल्प सही होगा। तीसरे विकल्प में दिया जा रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 11 है। तो आप देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 11 है। अब आप देखेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य तब होती है जब वह जो है वो याद रखिएगा कि 6 × k+1 या तो 6 × k-1 से विभाजित हो जाए। याद रखिएगा 6k+1 या 6k-1 वाली संख्या जो होगी वही संख्या जो है क्या होती है, अभाज्य होती है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करूं कि 2 अंकों की छोटी संख्या, तो आप देखेंगे कि 6 दूनी क्या होगा, 6 दूनी 12 होगा। अब हमको करना क्या है कि 12 से हमको क्या करना है, एक मान घटाएंगे और घटाएंगे तो आपका मान 11 होगा, बढ़ाएंगे तो 13 होगा। तो अब आप देखेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि 11 होती है, जैसा कि आपको इस विकल्प नंबर तीसरे में दिया रहा है वह भी सही है। चौथे में दिया गया है कि क्रमिक अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो यह प्रश्न आपका यही जो है वो असत्य है। क्यों? क्योंकि क्रमिक अभाज्य संख्या में अंतर जो है निश्चित हम नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि 2, 3, 5 में तो अंतर आपका 1 का हो रहा है, कहीं 2 का हो रहा है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो अंतर जो है और भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता या कम होता जाएगा। इसलिए यह निश्चित हम नहीं कर सकते हैं कि क्रमिक अभाज्य संख्याओं में एक निश्चित अंतर नहीं होता है। इसीलिए जो आपका विकल्प नंबर चौथा है वह आपका गलत हो रहा है। और इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि निम्न में कौन सा मान असत्य है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं, आपके सामने एक 6वां प्रश्न ला रहा हूं। और इस प्रश्न में दिया गया है कि भाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि भाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। पहला विकल्प है केवल 2, दूसरा विकल्प है केवल 3, तीसरा विकल्प है केवल 1 और चौथे विकल्प में है 2 से अधिक। तो अब आप देखेंगे कि भाज्य संख्या, याद रखिएगा कि किसी संख्या के भाज्य होने के लिए उसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि विकल्प में आपका कौन सा दिया गया है कि 2 से अधिक जो है चौथे नंबर पे दिया है, इसलिए आपका ये मान सही होगा। चलिए हम आप देख लेते हैं ये 4 जो है भाज्य संख्या है। और अगर मैं बात करूं कि 4 जो है वो किससे कटेगी, तो आप देखेंगे कि 4 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। और अगर मैं 6 दे देता हूं तो आप देखेंगे कि 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो अब आप देख सकते हैं कि जो गुणनखंड भाज्य संख्या में होंगे उनकी संख्या सदैव जो है वो क्या होगी, 2 से अधिक ही होगी, 2 से कम या 2 के बराबर कभी नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि इसका उत्तर जो आपका होगा कि 2 से अधिक जो दिया है वही एकदम सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं, आपके सामने ये 7वां प्रश्न लेके आ रहा हूं। और इस 7वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। और अभी हमने आप लोगों को एक बात बताई कि किसी भी संख्या के भाज्य होने के लिए कम से कम उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2 का गुणनखंड केवल 2 ही होगा, ये अभाज्य संख्या है पहली। 3 जो है वो 3 भी अभाज्य है क्योंकि यह 1 और 3 से कटेगी। 3 से बड़ी व बड़ी संख्या जो है वो 4 है, जिसके गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक हैं। और हमने पहले ही बताया कि कोई भी संख्या भाज्य तब होगी जब उसके गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हो जाए। तो 2 से अधिक गुणनखंड वाली वो पहली संख्या क्या है, 4 है। इसीलिए 4 जो है वो सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या होगी। तो आप देखेंगे कि विकल्प नंबर तीसरे में आपका जो 4 दिया है वही आपका उत्तर सही होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 7वां प्रश्न हो गया। अब मैं 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
समअभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा कि वह कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। आपके सामने विकल्प दिया है 2, दिया है 1, दिया है 4 और दिया है 3। तो आपको यह बात याद रखनी है कि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। तो याद रखिएगा कि इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यह पूछता कि वह संख्या कौन सी है, तब आपका उत्तर 2 होगा। तो इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, पहले इस पर आपको ध्यान देना है कि कितनी संख्याएं ऐसी होती हैं, इसलिए आपका उत्तर जो होगा वह 1 होगा। तो जल्दी लगा लीजिए। आइए अब मैं बढ़ता हूं आपके इस 9वें प्रश्न की तरफ। और इस 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प आपका 9, दूसरा विकल्प दिया है 10, तीसरे विकल्प में दिया है अनंत, और ये आपके सामने चौथा विकल्प जो दिया है उसमें आपका मान 4 दिख रहा है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि 1 को छोड़कर 2 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम में होंगी। तो अब आप इनकी गिनती को कर नहीं सकते हैं कि एक की गिनती हो सकती थी, लेकिन कितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं है, अभाज्य संख्याओं का अंत नहीं है, इसलिए विषम संख्याएं कितनी होगी इसका भी बताना संभव नहीं है। और इसका उत्तर भी आपका क्या होगा? अनंत ही होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं और ये 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 क्रमिक अभाज्य संख्याएं क्या होंगी जो विषम भी हैं। तो आपके सामने ये 3 विकल्प हैं। पहले विकल्प में दिया है कि 3, 4 और 5। दूसरे विकल्प में आपका दिया है 2 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। तीसरे विकल्प में दिया है आपका 3, 5 और 7। और चौथे विकल्प में दिया है आपका 5, 7 और 9। तो जल्दी से आपको इस बात को बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, क्रमिक संख्या है जो कि विषम भी है और अभाज्य भी है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं 3, 4, 5 में 4 की बात करता हूं तो 4 संख्या जो है वो विषम नहीं है बल्कि सम है, और ये अभाज्य है, इसलिए तो गलत हो गया। फिर आपका सवाल आ रहा है कि 2, 3 और 5। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 तो विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या है, ये भी गलत हो गया। तीसरे विकल्प में आपका क्या दिया है? 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है। अब आप देखेंगे कि यही 3 संख्याएं जो है ऐसी हैं जो 3 भी, 5 भी और 7 भी, ये संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या भी हैं और विषम भी हैं। यही आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। लेकिन देखना चाहते हो तो आप इसको भी देख सकते हैं कि 5 और 7 तो विषम है, अभाज्य भी है, लेकिन 9 संख्या जो है वो भाज्य हो गई, इसलिए इसकी गिनती इसमें नहीं करेंगे। और आपका विकल्प नंबर जो तीसरा दिया है 3, 5 और 7, यही आपका उत्तर सही होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रश्नों को लगाते रहिए और अपने और भी मित्रों को जो है क्लास को शेयर करते रहिए, जिससे और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने ये 11वें प्रश्न की तरफ। और इस 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या विकल्प में दिया है पहला विकल्प दिया है आपका 24 और 30। दूसरे विकल्प में दिया है आपका 14 और 20। तीसरे विकल्प में दिया है आपका 27 और 29। और आपके सामने ये चौथा विकल्प जो जा रहा है उसमें दिया है 14 और 20। चौथे विकल्प में आपका जा रहा है 14 और 20। तो जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि कोई भी संख्या सहअभाज्य तब होगी 18 और 23 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए 18 और 23 है। तो इस प्रश्न को आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर दिया क्या है? 18 और 23 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि कौन सी संख्याएं 18 और 20 दे रहा हूं, ठीक है ना। कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो कि सहअभाज्य संख्या हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनका कि म, स, प 1 होगा। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 24 और 30 की बात करता हूं तो इसमें 6 जो है वो कॉमन हो जाएगा, दोनों में मिल जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ये 14 और 20 है, दोनों संख्याएं वो क्या हैं? वो सम संख्याएं हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसका म, स, प 1 के अतिरिक्त आएगा। 27 और 29 ही एक संख्या ऐसी है इसमें दिए गए विकल्पों में जिसका कि म, स, प 1 होगा। तो आपको यह बात याद रखनी है कि किसी भी संख्या का जब 2 संख्याओं का म, स, प 1 हो जाए तो वह संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों, यह भी कोई निश्चित नहीं है। तो याद रखिएगा कि सहअभाज्य संख्याओं का म, स, प क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिन दो संख्याओं का म, स, प 1 होता है वे संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए आपका विकल्प नंबर जो तीसरा था 27 और 29 वही आपका उत्तर सही होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए।
जिससे कि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। और ये 12वां प्रश्न आपका दिया जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या है जो कि सहभाज्य नहीं है। अब आप देखिए, इसके पहले के प्रश्न और इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। इसके पहले वाले प्रश्न में पूछा जा रहा था कि निम्न में कौन सी संख्या सहभाज्य है, लेकिन इस 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सहभाज्य नहीं है। अब आपके सामने ये 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प दिया है 12 और 13, दूसरा विकल्प आपका दिया है 20 और 25, तीसरे विकल्प में आपका जो मान दिया है वह दिया है 13 और 25, और ये आपके सामने जो चौथा विकल्प दिया है उसमें दिया गया है 22 और 27। तो जल्दी से आप लोगों को यह बताना था कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि सहभाज्य संख्या है। और हमने आपको पहले ही बताया कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी नहीं है पूछ रहा है, अर्थात ऐसा प्रश्न विकल्प जिसका कि मसप 1 के सिवा कोई दूसरा हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि 20 और 25 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका कि मसप जो है वो 1 नहीं बल्कि 5 आएगा, इसीलिए अब आप देखेंगे कि यही जो आपका उत्तर सही होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब आप जान सकते हैं कि अब मसप जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम मसप को शॉर्टकट से निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस करेंगे, और जो भी आपका मान आएगा या तो वह संख्या उससे कटेगी या तो उसके गुणनखंड से कटेगी। तो आप देखेंगे कि दिए गए विकल्प में केवल और केवल यही एक मान था जिसका कि मसप 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा मान था। और हमने बताया था कि कोई भी संख्या सहभाज्य संख्या तब कहलाएगी जब उसका मसप 1 के अतिरिक्त 1 हो, और अगर 1 के अतिरिक्त होता है तो वह संख्या सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से लगा लीजिए, और अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। और इस अगले प्रश्न जो कि आपका दिया गया है, देख लीजिए, इस 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सहभाज्य संख्या के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में गलती करके चले आते हैं, तो आपको यह बात याद रखनी है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। अब आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहले विकल्प में दिया गया था कि कोई भी 2 सम संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जल्दी से आपको बताना है, कोई भी 2 संख्या सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सम संख्याएं हैं तो उनका मसप कम से कम 2 तो होगा ही, और हमने बताया था कि कोई भी संख्या सहभाज्य संख्या है तो उसका मसप 1 होना चाहिए। तो ये आपका एकदम सही है। दूसरी बात दे रहा है कि सहभाज्य संख्याओं का मसप 1 होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। फिर पूछा जा रहा है कि सहभाज्य संख्या में भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल मैंने बताया था कि भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। और ये आपके सामने ये चौथा विकल्प दिया है कि दोनों संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं दोनों मान नहीं हो सकते हैं। यह बात एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि संख्याओं में से चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन उनका मसप मुझे क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। यही आपका विकल्प गलत है, इसलिए चौथा विकल्प ही आपके उत्तर में सही होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 14वां प्रश्न जा रहा है जो कि आधारित है जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में दिया है 3 और 5, दूसरे विकल्प में दिया है कि 2 और 4, तीसरे विकल्प में दिया है आपका 11 और 15, और ये आपके सामने जो चौथा विकल्प गया है उसमें आपका मान दिया है 19 और 21। तो सबसे पहले हम आप समझ लेते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो याद रखिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य होनी चाहिए, और दूसरी बात याद रखनी चाहिए कि दोनों के बीच को जो अंतर होगा वो सदैव 2 होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि इस विकल्प में आपका जो विकल्प दिया है, पहला विकल्प तो आपका है 3 और 5, तो नोट कर देख लीजिए। पहला विकल्प है आपका 3, 5, दूसरा विकल्प है 2, 4, तीसरा विकल्प है आपका 11 और 15, और चौथा विकल्प है 17 और 19। और इस सवाल में पूछा गया था कि निम्न में कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपकी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए इस प्रश्न में क्या होना आपका जरूरी है। हमने आपको बताया था जुड़वा अभाज्य संख्याओं में मतलब ये है कि दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों सम संख्याएं हो गई, ये तो होगा नहीं पहली बात। यहाँ पर 11 है, ये 11 है, ये भाज्य है, लेकिन 15 जो है अभाज्य, 11 अभाज्य है लेकिन 15 भाज्य है, ये भी नहीं होगा। ये 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान दिया है कि एक मान है 19, याद रखिएगा कि यहाँ 17 19 नहीं था बल्कि क्या था, ये 19 था और ये 21 था। अब आप देखेंगे कि 19 तो अभाज्य है लेकिन 21 क्या हो गई, भाज्य हो गई। तो जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य होनी चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि दोनों के मध्य का जो डिफरेंस होगा, जो दोनों के मध्य का अंतर होगा, वह 2 होना चाहिए।
अब आप देख रहे हैं कि पहले ही विकल्प में आपका उत्तर सही हो रहा है, जिसमें 3 और 5 दिया गया है, वही आपका उत्तर सही है। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। इसमें दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य होनी चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है इसमें कि दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वह 2 होना चाहिए, तभी वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 15वां प्रश्न जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 से 20 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए कि 1 से 20 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपके सामने विकल्प दिया है, पहला है 6, दूसरा है 10, तीसरा है 8 और चौथा है 9। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2 होती है, 3 होती है, ये 2 संख्या तो आप पहले लिख दीजिए। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, पहले 6 का पहाड़ा लिखना है। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा क्या गया है 10 से 20 के मध्य पूछा गया है। अब आपको देखना है कि हमने क्या बताया था कि पहले आप 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इधर 1 जोड़ेंगे और इधर 1 घटाएंगे। इसमें 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इधर 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, इधर 1 घटाएंगे 11 हो जाएगा। इधर 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, इधर 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब आपको यह देखना है कि ऐसी संख्याएं जो कि किसी अन्य संख्या से न कटें। अब आपको पता चल गया कि पहली संख्या 2 हो गई, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या और 8 संख्या। आपने देखा कि यह 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर के 20 के मध्य होंगी और वो सभी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। अगर पूछ लेता कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होंगी, तो आपका उत्तर क्या होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 11 होता, 13 होता, 17 होता और 19 होता। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से भाज्य और अभाज्य संख्या का पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है कि 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 1 आगे और 1 पीछे। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब होगी जब वह 6k+1 या 6k-1 के नियम का पालन करती हो। और उसके बाद भी जो संख्याएं बन रही हैं कि 6k+1 या 6k-1 के बाद, उसमें हमको यह देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है। तो चलिए आप लोग लगा लीजिए कि संख्या जो इसमें 8 होगी वही आपका आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, इसमें एक फार्मूला याद रखना है, 6k+1 और 6k-1 के नियम का आपको पालन करना है, जिससे कि आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप बहुत सी संख्याओं की गिनती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कि अगर आपका 0 से 10 तक का मान है तो संख्याओं की अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 4 संख्या होंगी अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा कि इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जल्दी से आप लोग नोट करिए, 4 4 2 2 3 2 2 3 और 2 1। ये आपका 100 तक की संख्याओं का ब्यौरा पूरा मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर आप लिखेंगे कि 10 से 20 तक की संख्या, यहाँ लिखेंगे आप 20 से 30 तक की संख्या, यहाँ लिखेंगे 30 से 40 तक की, यहाँ लिखेंगे 40 से 50 तक की, यहाँ लिखेंगे 50 से 60 के मध्य, यहाँ लिखेंगे 60 से 70 के मध्य, यहाँ लिखेंगे आप 70 से 80 के मध्य, यहाँ लिखेंगे आप 80 से 90 के मध्य और यहाँ लिखेंगे आप 90 से 100 के मध्य। तो जल्दी से इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिए, जिससे कि आपका सवाल बहुत ही आसानी से एक चुटकी मतलब देखते मान आप सवाल का आंसर दे लें। तो आपको याद रखना है इस फार्मूले को कि 4 4 2 2 4 4, मैंने जो 4 4 आपका मान दिया था जस्ट उसी का मान का आधा कर दिया गया। इस प्रश्न को सब समझ लीजिए कि 0 से 10 तक की संख्याओं का अगर पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या होंगी तो आपका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। फिर पूछ लिया जाए कि 10 से 20 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो आपका उत्तर होगा 4। अगर सवाल में पूछ ले कि 20 से 30 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होंगी तो आपका उत्तर होगा 2। अगर पूछ ले 30 से 40 के मध्य कितनी संख्या होंगी तो आपका उत्तर होगा 2। 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक आपकी संख्या कितनी होंगी, 1 होंगी। तो जल्दी से आप लोग इस ग्राफ को बहुत ही आसानी से बना लीजिए, जिससे आपके आगामी जो आने वाले सवाल हैं वो बहुत ही आसानी से केवल और केवल इस चित्र के केवल इतने सूत्र के माध्यम से आप लगा सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि 4 4 2 2 माने जो मान था उसी का जस्ट आधा, उसके बाद 3 2, फिर उसी का उल्टा 2 3, उसके बाद 2 1।
इसके माध्यम से आपको क्या होगा कि 0 से लेकर के अर्थात 1 से लेकर शुरुआत से लेकर के 100 तक के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी इसको हम बता सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले के आधार पर हम कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं। 16वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 से 50 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जल्दी से आप लोग समझ लीजिए सवाल पूछ क्या रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको याद रखना है विकल्प दिया है 10, विकल्प दिया है 13, विकल्प दिया है 15 और विकल्प दिया है आपका 16। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने पूछा किसके बारे में है, 50 तक की संख्या का ब्यौरा लेना है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि 50 तक संख्याओं में जोड़ देंगे आप 40, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12 और 12 3 15। तो आप देखेंगे कि बस कुछ करना नहीं पड़ा आपको, इसी गिनती को आपको जहां तक पूछा गया है वहां तक के ग्राफ को जो बगल हमने बताया उसी को गिन करके आप सीधे उत्तर दे सकते हैं कि इनके बीच जो है वो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप बता सकते हैं कि 4 4 8 2 10 2 12 3 15। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 16वें वाले प्रश्न में दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। अभी मैं इस चार्ट को बनाए रखता हूं जिससे कि आपके और भी सवाल इस चार्ट के माध्यम से लग सकें। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो इसका तरीका और भी मैं बता रहा हूं। एक संख्या 0 से पूछा गया था तो 2 और 3 ये तो पक्का ही हो गए, 2 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे कि 6 का पहाड़ा लिखेंगे। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंगे 36, 6 सते 42, 6 अठे 48 और 6 नवामे 54 और नहीं 6 अठे 48 तक जाएगा। अब हमने आप लोगों को एक नियम बताया था कि ये जो मान होंगे उसमें हमें करना क्या है, इसमें क्या करेंगे आप एक जोड़ेंगे इसमें एक घटाएंगे, इधर एक जोड़ेंगे इधर एक घटाएंगे, इधर एक जोड़ेंगे इधर एक घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर क्या करेंगे आप इधर घटाते जाएंगे, इधर घटाएंगे इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर आप जोड़ेंगे और इधर क्या करेंगे घटाएंगे। इसी तरह यहाँ भी इधर जोड़ेंगे और इधर क्या करेंगे आप घटाते चले जाएंगे। अब हमको यह ध्यान रखना है कि कुल कितनी कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी। अगर सवाल में यह पूछ लेता तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका शुरुआती 2 मान 2 दिए गए हैं, 2 और 3 तो आप लिख देंगे। इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है 6k + 1 6k - 1 वाला। तो 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 50 की बात थी तो 48 तक लिखेंगे। अब इधर एक जोड़ेंगे और इधर एक घटाएंगे। अब मैं जिस खाने को गोला करूंगा आप समझ लीजिएगा कि वो संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप देख सकते हैं कि पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, फिर आपकी 5 है, इसके बाद ये 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। चूंकि 25 5 से कट रही है इसलिए इसकी गिनती नहीं करेंगे। 29 है, 31 है, 35 भी 5 से कट रही है इसको गिनती नहीं करेंगे। 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, लेकिन 49 की गिनती हम नहीं करेंगे। अब आप जोड़ कर बता सकते, अगर सवाल में पूछा जाता कि कौन कौन सी संख्या ऐसी होगी जो कि अभाज्य संख्या है तो आपका क्या होता मान 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और 49 तो है नहीं जो कि 7 से कट रहा है। अब आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। इसी सवाल में पूछ सकता है कि अगर पूछ लेता कि इन सभी संख्याओं का जो बन रही हैं उनका योग क्या होगा, तो योग माने सबका जोड़ दीजिए। अगर पूछ लेता औसत क्या होगा तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों का योग करके उसके बाद जितनी संख्याएं उससे हम भाग लेकर के औसत निकाल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे गिन कई संख्या है तो आप देख सकते हैं 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन अगर इस सवाल में पूछ ले कौन कौन सी संख्या है तो आपको इस फार्मूले द्वारा आपको सभी संख्याओं का मान निकाल लेना है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप समझ सकते हैं कि कितनी आसान ट्रिक से आप जो है वो अभाज्य और भाज्य संख्याओं का आकलन कर सकते हैं कि उस संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं होंगी। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये अगले प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगला प्रश्न जो है वो क्या है। अभी मैं इस चार्ट को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इसके आगे भी आपके सवाल इससे लगने वाले हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने ये 17वें प्रकार का सवाल। 17वें सवाल में दिया गया है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सवाल को ध्यान से देखिएगा। पहले विकल्प में आपका दिया है 21, दूसरे विकल्प में आपका दिया है 22,
तीसरे विकल्प में दिया है 24 और आपके चौथे विकल्प में मान दिया है आपका 25। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है इसी पे याद रखिएगा कि 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक पूछा गया है, 100 तक। अब आप देखेंगे कि सभी संख्याओं को आप गिन लीजिए, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 और 1 25। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 25 होगा। अब आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, 25 होगा। और क्यों होगा 25, तो मैंने जो फार्मूला आपको बताया कि 0 से 10 तक 4 होंगी, 10 से 20 तक 4 संख्याएं होंगी, इसी फार्मूले के आधार पर यहां तक की पूरी संख्या की आप गिनती कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही उत्तर हो गया। योग करने पर मेरा 25 आ रहा था, तो आप देखेंगे कि हमारी जो संख्याएं होंगी वो 25 संख्याएं कुल बनेंगी। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने, ये 18वां प्रश्न आ रहा हूं और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि 50 से 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प दिया है 15, दूसरा विकल्प दिया है 8, तीसरा विकल्प आपका 10 और चौथा विकल्प आपका 9 दिया है। अब आपको ध्यान यहां देना है कि कहां से कहां तक के बारे में पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, 50 से लेकर कहां तक के 100 तक की बात हो रही है। अब मुझे गिनना कहां से है ये भी ध्यान रखिएगा, गिनना हमको इसके नीचे से है, याद रखिएगा। 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10। अगर यहां से यहां तक का पूछे तो आप क्या बताएंगे, 10 बता देंगे, याद रखिएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 10 दिया है और वही आपका उत्तर सही हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसी केवल और केवल इसी चार्ट के माध्यम से आप सीधे आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत मिल जाएगा और आप इस सवालों को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। तो देख लीजिए, सवाल तुरंत आसानी से लग गया। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं और ये आपके सामने अब 19वां प्रश्न जा रहा है और इस 19वें वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 40 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूं, लिखे दे रहा हूं, क्योंकि इससे अभी और सवाल आपके लगने वाले हैं और इससे आपको याद भी होता रहेगा, इसलिए मैं इसको अभी मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। सवाल में पूछा जा रहा है कि 40 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था कि सभी निकालना हो तो 6 का गुणज कर दीजिए। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से अधिक क्या होगा, 42 होगा। 6 8 48, 6 9 में 54, 6 धम्मा 60 और फिर आप बढ़ेंगे 66 होगा, फिर बढ़ेंगे तो 72 होगा और आगे बढ़ेंगे तो 78 होगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो मान जो है आपका वो 80 के ऊपर हो जाएगा। लेकिन मुझे निकालना किसके बारे में है, 40 से कहाँ तक है, 80 तक का। हमने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर हम एक जोड़ेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। इस बात को आप सब समझ रहे हैं। यहाँ पर हम एक जोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक घटाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक घटाएंगे, यहाँ एक जोड़ा गया और यहाँ पर एक घटाया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक जोड़ेंगे, यहाँ पर एक घटाएंगे, इसी तरह यहाँ भी आगे भी इसी तरह हम करते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जो कट रही हैं अभाज्य संख्याओं से, उसकी गिनती हमको नहीं करनी है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 41 है, 43 है, ये तो सही है। लेकिन 49 जो है वो 7 से कट रहा है, इसकी गिनती हम नहीं करेंगे। 55 जो है वो 5 से कट रहा है, इसकी गिनती नहीं करेंगे। 65 जो है वो 5 से कट रहा है, इसकी गिनती नहीं करेंगे। और 77 किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, इसकी गिनती हम नहीं करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होंगी। अगर सवाल में पूछता कि कुल कितनी संख्याएं होंगी तो आपका उत्तर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली संख्या इसमें कौन सी है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जो संख्या आपकी है ये एक संख्या है 41, उसके बाद है आपका 43, उसके बाद है आपका 49, फिर उसके बाद है 53, फिर आपका दिया है 59, फिर दिया है 61, फिर दिया है आपका यहाँ पर जो मान दिया है ये है 65, फिर दिया है 65 नहीं 67 है 65, क्योंकि 5 से कट रहा है इसलिए इसकी गिनती हम इसमें नहीं करेंगे। तो आपका ये मान जो है वो 67 हो जाएगा, यहाँ पर 71 होगा, ये 73 होगा और ये 79 होगा। तो चलिए हम आप इसको गिनती कर लेते हैं कि अगर सवाल में पूछा गया होता कि इनमें कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप देखेंगे अगर हम इन सब की गिनती करते हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर इस सवाल में पूछा गया होता कि जो इनकी जो बीच संख्याएं होंगी उनकी संख्या क्या होगी, तो आपका उत्तर क्या होता कि 10 संख्याएं होंगी। कि 41 से लेकर कहाँ 40 से लेकर कहाँ तक 80 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, अभाज्य संख्याएं 10 होंगी। लेकिन इस सवाल में पूछा गया था कि इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। आप देखेंगे कि योग करने पर विकल्प आपका दिया है 595,
फिर दिया है 596, फिर दिया है 594, फिर दिया है 597। इस सवाल का उत्तर हम केवल और केवल इकाई के अंक से लगा सकते हैं। जैसा कि हम आप जोड़ेंगे तो जो इकाई का अंक मान आएगा वो आपका 4 आएगा, और आप देखेंगे केवल और केवल एक विकल्प में आपका 4 दिया है, और वह है कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प है जिसमें कि 594 दिया है, वही आपका आंसर है। क्योंकि सवाल में आपका योग पूछ रहा था, और आप जानते हैं कि योग का मतलब क्या होता है, सभी आंकड़ों का हम योग करके मान लिखेंगे। अब देखिए यही सवाल अगले प्रश्न में थोड़ा बढ़ा के पूछ लिया, और इस प्रश्न में पूछा गया कि 40 से 80 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर सवाल में औसत पूछे, अगर मुझे योग पता है, पदों की संख्या पता है, तो मुझे क्या करना है, यहां पर हम सूत्र लिखेंगे कि औसत बराबर होता क्या है, याद रखिएगा कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। याद रखिएगा कि आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। जैसा कि आप लोग आगे भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जो लोग मेरी पुरानी क्लास को न देखे हों वो क्लास को देख करके तब इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इनका योग कितना आ रहा था, सवाल वही था, 594 योग आ रहा था, और हमने देखा कि पद कितने थे, पद थे 10 आपके। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों के योग में पदों की संख्या से हम भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, 0.1 के बाद लग जाएगा। और जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 59.4 दिया है, वही आपका सही है। तो चलिए 20 प्रश्नों तक आप लोगों ने हल कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप लोग इस प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। और हमने प्रयास किया है कि आपके सभी प्रकार के प्रश्नों को इस भाज्य अभाज्य और ये सहभाज्य और जुड़वा अभाज्य संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन चुके हैं, हमने ये प्रयास किया है कि उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आऊँ। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसके अतिरिक्त आपको इस वीडियो क्लास के देखने के बाद, जैसा कि हर क्लास में आपको क्या मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है, और इस क्लास में भी आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपके अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आप लोग इस पूरे प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या क्या होती है, और हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से आसानी से बिना कुछ किए हुए भी हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, और ये आपके सामने अब अगले प्रकार का प्रश्न, जो 21वें प्रकार का प्रश्न है, वो 21वां प्रश्न जो आपके सामने जा रहा है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और ये आपके सामने अब ये 21वां प्रश्न जा रहा है। इस 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर होगी। अब आपके सामने ये 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प है 85, दूसरा विकल्प है 84, तीसरा विकल्प है आपका 86, और चौथा विकल्प जो है वो आपका 83 है। तो इसको लगाने का तरीका तो आप लोग समझ लीजिए कि 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूनी 12, और 6 का पहाड़ा जब अंतिम 2 संख्या में पढ़ेंगे तो आपका 96 आएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 1 कम करेंगे, यहाँ पर 1 हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या होगा, ये न्यूनतम संख्या होगी 2 अंकों की, और 97 क्या होगी, अधिकतम संख्या होगी। सवाल में पूछ क्या रहा था कि दोनों का अंतर। अब आप जब 97 में से 11 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वो 86 आएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 86 दिख रहा है, वही आपका सही है। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए 6k + 1 6k - 1। अगर हम चाहते तो यहाँ 13 ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे हम कितना, 95, लेकिन हमने देखा कि 13 जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगी, इससे छोटी संख्या 11 है, और ये छोटी संख्या हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि 11 और 97 के बारे में ही लिखा। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, और आपके सामने ये 22वां प्रश्न जा रहा है, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 200 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जल्दी से लिख लीजिए कि 1 से लेकर के 200 तक के बीच की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसको आप लोग सीधे से याद कर लीजिए कि इनकी जो संख्या होती है वो कुल 46 होती है। तो याद रखिएगा, विकल्प में दिया है 43, विकल्प में दिया है 46, विकल्प में दिया है 45, विकल्प में दिया है 44। अब आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको सीधे इसको याद कर लेना है कि अगर मैं पूछ लूं कि 1 से लेकर के 200 तक की संख्याएं कितनी होती हैं जो अभाज्य होंगी, तो आपकी गिनती याद रखिएगा कि 46 संख्याएं होती हैं। जो अभी बीच में मान 23 आया था उससे जस्ट दूना कर दीजिए, जो आपका मान आ जाएगा। जैसा कि हमने आप लोगों को अभी हमने चार्ट बनवाया था कि 4 4 2 2 3 2 2 3 और 2 1, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि 1 से लेकर 200 तक, तो आपका सीधे उत्तर क्या होगा कि 46 होती हैं। 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक।
अगर अभी हमने बताया था कि 0 से लेकर कहाँ तक की संख्या बताया था आपको, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या बताया था, 25 संख्या होती है। तो अब आपको यहाँ देखना है कि 100 से लेकर के अगर 200 तक का पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा। विकल्प में आपका दिया है 20, विकल्प में दिया है 21, तीसरे विकल्प में दिया है 23 और चौथे विकल्प में आपका मान 25 दिया है। तो आपको देखना है कि 46 होती है 200 तक शुरू से, लेकिन शुरू के 100 तक जो है वो 25 हो जाते हैं। तो जो 100 से 200 तक की मैं बात करूंगा तो मुझे करना क्या है कि 46 में हम 25 को घटा देंगे, जो आप मान आएगा जो 21 आ रहा है वही आपका आंसर होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 21 दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को लगा लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये अब 24वां प्रश्न जा रहा है, ठीक है ना। 24वें प्रश्न में आपका पूछा गया है कि निम्न में कौन सी संख्या विषम अभाज्य है। याद रखिएगा, अर्थात वह संख्या अभाज्य भी हो और क्या हो, विषम भी हो। अब आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है आपका 15, तीसरा विकल्प है 13 और चौथा विकल्प है 14। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है। आप देख सकते हैं कि 12 जो है वो भाज्य संख्या है, 2 से कट रही है, 3 से 6 से कट रही है, तो ये तो होगा नहीं पहली बात। ये जो है ये भी भाज्य है क्योंकि 3 और 5 से कट रही है। अब 14 जो है वो भी 2 से कट रही है, बचा क्या आपका 13 बचा। तो अब आपका उत्तर जो होगा वह 13 ही आपका आंसर होगा, क्योंकि इस दिए गए विकल्प में 13 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि विषम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि किसी भी संख्या के भाज्य अभाज्य होने के लिए वह क्या होना चाहिए कि उसमें 6 से भाग देने पर दिए गया मान में अगर 1 बच जाए या 5 बच जाए तभी वह संख्या अभाज्य होगी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब मैंने देखा कि 6 दूनी 12, यहाँ पर जो मान आया वह 1 बच गया। अब आपको देखना है कि यही संख्या जो है वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या को देखते मान बताना हो कि वह संख्या भाज्य है अभाज्य है कि नहीं। अब आप देखेंगे कि अगर उस संख्या में हम 6 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद उसमें अगर 1 बचता हो या 5 शेष बचता हो तो वह दी गई संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। तो चलिए देखते मान ही आप सवाल को लगा लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में समय का कितना महत्व होता है और जो व्यक्ति जितने कम समय में सवाल लगाएगा वही उसकी खासियत होगी। और इसीलिए हम आपको बीच बीच में आपको ट्रिक्स क्लास भी देते जा रहे हैं और हर क्लास में हमारे आपको एक नया ट्रिक्स मिलेगा जिसके माध्यम से आप सवाल को बहुत ही आसानी से देखते मान ही आपको तुरंत सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने। अब आपके सामने ये 25वां प्रश्न जा रहा है और इस 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, निम्न में कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या है। तो ये आपके सामने पहला विकल्प दिया है, यहाँ दिया है 153, दूसरे विकल्प में आपका दिया है 143, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 121 और आपके सामने ये चौथा विकल्प दिया है 167। अब आपको बताना है कि दी गई संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अब आप देखेंगे कि 153 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 9 से कट जाएगी, 5 3 8 1 9, इसलिए जो संख्या विभाजित हो जाएगी किसी एक और अपनी संख्या के अलावा तो वह अभाज्य हो जाएगी। तो यह चूंकि भाज्य हो जाएगी इसलिए तो भाज्य हो गई तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर हमने देखा ये 11 से कट रही है, 11 करने में 11 11 33 हो जाएगा, ये भी संख्या 11 से कट रही है। अब आपकी बची कौन संख्या है, यही संख्या बची है और जो बची हुई संख्या है वही आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिए जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। इसके अलावा हमने आपको ट्रिक बताई थी कि दी गई संख्या को अगर आप 6 से भाग दीजिए, शेष अगर 1 बचता हो या 5 बचता हो तो वह संख्या अभाज्य होगी, वरना वो अभाज्य नहीं होगी। तो 6 दूनी 12, आपने देखा कि यहाँ जो मान आपका आ गया 57 आ गया और जब आप 6 9 में 54, अब देख लीजिए 6 में से 2 गए आपका 4 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका मान 4 हो गया है। अब जब हम 6 में भाग देंगे 7 से, 6 सते 42 बचेगा 5। और हमने आपको एक नियम बताया कि कोई भी दी गई संख्या अभाज्य तभी होगी जब वह 6 से भाग देने पर या तो शेष 1 बचाती हो या तो शेष आपका 5 बचता है। क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था 6k+1 या 6k-1 अगर आपके मान आ रहे हैं तभी वह संख्या अभाज्य होगी, वरना वो संख्या अभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प नंबर चौथा जो कि 167 दिया है वही आपका सही होगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये है 26वां प्रश्न जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है और इस 26वें प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है कि निम्न में
कौन सी संख्या ऐसी है, ध्यान से देखिएगा सवाल, कि निम्न में कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य नहीं की बात कर रहा है। पहला विकल्प है आपका 131, दूसरा विकल्प दिया है आपका 171, तीसरा विकल्प दिया है आपका 193 और चौथा विकल्प दिया है आपका 97। अब आपको देखना यहाँ पर है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य नहीं है। तो आपको सीधे दिख रहा है कि 171 जो है वो 9 से कट जाएगी, 7 1 8 1 9, यही संख्या अभाज्य नहीं होगी। और जो भी संख्याएं आपकी हैं वो अभाज्य हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे आप भाग के देख लीजिए, वैसे समझ में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि कोई संख्या 9 से तब कटती है जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। अब ये जो संख्या किसी संख्या से कट जाएगी वो क्या कभी अभाज्य हो सकती है? अब एक संख्या इसमें भाज्य थी और वह संख्या है क्या, 171 है, और आपका वही विकल्प आपका जो दूसरा दिया है वही सही हो रहा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 27वां प्रश्न लेके आ रहा हूं। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसमें हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या की मैं बात कर रहा हूं, और याद रखिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। विकल्प पहले समझ लीजिए, आपका 4 विकल्प दिया था। एक विकल्प था आपका 13 और 17, दूसरा दिया था 37 और 41। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले मैं विकल्प बता दे रहा हूं आप लोगों को। एक विकल्प है 13 17, दूसरा विकल्प है आपका 37 और 41, तीसरा विकल्प है आपका 71 और 73, और आपके सामने चौथा विकल्प दिया है वो 43 और 47 है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं हम कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य हों, पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें आपको याद रखनी है कि दोनों संख्याओं के मध्य का जो अंतर होगा वह 2 होगा। अब आप देखेंगे कि हाँ, केवल और केवल यही एक संख्या ऐसी है 71 और 73 वाली, जो दोनों संख्याएं अभाज्य भी हो रही हैं और दोनों के मध्य का जो डिफरेंस है, दोनों का अंतर है, वह भी 2 हो रहा है। तो यही आपका जो विकल्प तीसरा है 71 और 73 वाला, वही आपका सही होगा। तो चलिए इन प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इसके पहले यह बात आपको समझनी होगी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं हम कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं होने के लिए दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य होनी चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि दोनों अभाज्य संख्याओं के मध्य का जो अंतर होगा वो सदैव 2 होना चाहिए। चलिए कुछ प्रश्नों को हम और देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपके सामने पहला विकल्प है, ध्यान रखिएगा, 91 है और 93 है। दूसरा दिया है 191 और आपका दिया है 193। तीसरा दिया है आपका 161 और आपका दिया है 163। चौथा विकल्प दिया है आपका 101 और यहाँ दिया है आपका 103। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि क्या होगी, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या में ये भी जल्दी से देखिए कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन संख्याएं ऐसी हैं कि जुड़वा भी हैं और अभाज्य भी हैं। तो जल्दी से आपको बताना है कि 101 और 103 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 161 और 163, 7 दूनी 161 और 163 जो संख्या ऐसी संख्या है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यही संख्या जो है वो 7 से कट रही है, इसलिए जो है ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए उस संख्या को क्या होना चाहिए कि दोनों संख्याएं, पहली बात तो अभाज्य होनी चाहिए, और दूसरी बात हमको यह याद रखनी है कि उनके मध्य का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों के मध्य का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 161 और 163 ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनमें जो संख्याएं दी गई हैं, पहली ये तो नहीं होगी क्योंकि ये कट रही है, ये संख्याएं भी आपस में कट रही हैं और अभाज्य नहीं है, और यही जो संख्या है 161 और 163 वही आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो है वह 7 से कट रही है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके सामने अब अगले प्रश्न प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ। तो अगला प्रश्न जो आपका है वो बताया जा रहा है कि अभी तक तो हमने आप लोगों से चर्चा किसके बारे में किया कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। इसके अतिरिक्त आपको मैंने बताया कि जुड़वा संख्याएं क्या होती हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको कुछ चिन्ह से परिचित करा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल दे रहा हूं। सवाल में दिया गया है कि -15 धन -3। सवाल में आपको ध्यान रखना है कि -15 धन -3 का मान क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प जो आपका दिया है -12 है, दूसरे विकल्प में आपका दिया है कि 18,
तीसरे विकल्प में दिया है -18 और चौथे विकल्प में आपका मान 12 दिया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि समान चिन्ह चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, जोड़ने पर जुड़ते हैं और घटाने पर घटते हैं, और चिन्ह जिसका दिया रहता है वही लिखा जाता है। अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, चिन्ह समान हो गए। कह रहा था जोड़ने का, जो कहेगा वही करेगा, अपने मन से कुछ नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि 15 और 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन दोनों में चूंकि ऋण का चिन्ह था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह होगा। तो आपको यह बात याद रखनी है कि समान चिन्ह चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, जोड़ने पर जुड़ते हैं और घटाने पर घटते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, जो दोनों में दिया हो वही लिखा जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर एक मान धन में हो अगला मान ऋण में हो, याद रखिएगा विपरीत चिन्ह जो कहेगा उसका उल्टा करेगा। और आपको यहां पर यह बात याद रखनी है कि विपरीत चिन्ह में जोड़ने पे घटेगा और घटाने पर जुटेगा। अब आपके सामने ये अगला सवाल दिया गया है जिसमें कि एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का चिन्ह है और कह रहा है घटाने का। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब विपरीत चिन्ह की बात होगी जो कहेगा उसका जस्ट उल्टा कहेगा, कहोगे जोड़ने को कर देगा घटाना। अब आपको देखना है कि ऋण धन 16 ऋण 13 को घटाना है तो घटाने पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऋण ऋण मिलकर धन हो जाएगा और 17 और 13 जब आप जोड़ेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 30 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 30 दिखता है। 4 विकल्प थे इसमें, पहला विकल्प था 4, दूसरा विकल्प था आपका ऋण 4, तीसरा विकल्प था आपका 30 और आपके चौथे विकल्प में जो मान दिया था वह -30 था। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें आपका धन 30 है वही सही है और आपका ये तीसरा विकल्प जो है वही आपका सही हो रहा है। 30 प्रश्नों तक आप लोग इसमें लगा चुके हैं, 30 अलग अलग टाइप के प्रश्न आप लोग हल कर चुके हैं। अब आपके सामने मैं एक 30वां प्रश्न ला रहा हूं। अब जो ये प्रश्न जा रहा है इसमें दिया गया है कि -18, ध्यान रखिएगा जो सवाल है इसको ध्यान रखिएगा कि -18 धन 13 दिया गया है। अब आपको याद रखना है कि एक है माइनस एक है प्लस। अब आपको यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी ऋण का चिन्ह है, एक माइनस जोड़ने पे क्या होगा, जो कहेगा वही करेगा, तो आपका मान इसमें घट के आएगा। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, पहला है 5, दूसरा है ऋण 5, तीसरा है 31 और चौथा मान आपका ऋण 31 का दिया है। तो अब आप देखेंगे कि ये ऋण और बीच में ऋण का चिन्ह है कि धन का चिन्ह है, इस बात को आपको याद रखना है। अब मैं अगर यहाँ पर धन ऋण न देता बल्कि क्या दे दूं, इस सवाल में अगर मैं धन दे दूं तो बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा। एक माइनस है एक प्लस है, जोड़ने पे क्या होगा, मान आपका घटेगा। लेकिन 18 में 13 घटाएंगे तो 5 प्लस में आएगा कि माइनस आएगा, यही आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रश्न में आपका उत्तर जो आएगा, एक में 5 है, दूसरे में ऋण 5 है, तीसरे में 31 है, चौथे में -31 है। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका -5 आएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस जोड़ने पे घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाएगा और आपका उत्तर जो होगा वो -5 आएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में आपका ऋण दे देता तो आपका उत्तर जो होता वो -31 हो जाता। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं और आपका अगला प्रश्न जो दिया जा रहा है वह भी चिन्ह पर ही आधारित है और ये चिन्ह का जोड़ घटाने का ही प्रश्न है। देखने में तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा कि हम जोड़ घटाना बता रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये चिन्ह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जब आप इस तरह के सवाल आगे आपको मिलेंगे जिसमें चिन्ह की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और थोड़ी सी गलती के करने पर आपका पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा अगर आपने इस चिन्ह को बहुत हल्के में लिया तब। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया मान आपका ऋण 18 है और यहाँ पर दिया गया मान आपका ऋण करके ऋण 4 है। अब आपको देखना है यहाँ भी माइनस कह क्या रहा है। अब आपको करना क्या है कि जब घटाएंगे तो घटेगा, समान चिन्ह दे रहा है, तो अब आपका उत्तर जो आएगा वो ऋण 14 आएगा, जैसा कि विकल्प नंबर पहले में ही ऋण 14 दिख रहा है। क्यों ऋण 14 आएगा, पहली बात ध्यान रखिएगा कि समान चिन्ह है, जो कहेगा वही करेगा और जो दोनों चिन्ह है वही लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चिन्ह सबसे बड़ा मान पहले लिखा गया है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज आपको कंप्लीट तैयारी करा रहा है और आज की क्लास में हम आप जो है भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य संख्या और जुड़वा भाज्य संख्या और चिन्ह के बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और अब इस प्रश्न में जो कि आपके 33वें नंबर पे है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऋण 15 गुणे -3 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा सवाल में पूछा क्या गया है, यहां पर दिया गया है कि ऋण 15 गुणे -3। तो इस प्रश्न को लगाने से पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि समान चिन्ह धन धन या ऋण ऋण का गुणा सदैव धन चिन्ह आता है, याद रखिएगा। और विपरीत चिन्ह धन ऋण या ऋण धन का गुणा सदैव, तो याद रखिएगा कि ऋण चिन्ह आता है। धन गुणे धन
ध्यान रखिएगा कि धन गुणे धन बराबर धन होता है। इस बात को याद रखेंगे, कभी भी आप जीवन में फंसेंगे नहीं सवाल में कि धन गुणे धन। जल्दी से लगा लीजिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि धन गुणे धन बराबर धन का चिन्ह होगा, ऋण गुणे ऋण बराबर धन का चिन्ह होगा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण का चिन्ह होगा और ऋण गुणे धन बराबर ऋण चिन्ह होगा। इतना अगर आपको बात पता है तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा जब भी चिन्ह के सवाल आपके आएंगे। तो आपको याद रखना है कि समान चिन्ह धन धन या ऋण ऋण का गुणा सदैव धन चिन्ह होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि धन गुणे धन बराबर धन होता है और ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं विपरीत चिन्ह की, तो विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर सदैव मान आपका ऋण में आएगा, चाहे वो धन का गुणा ऋण में करिए चाहे ऋण का गुणा धन में करिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि समान चिन्ह है, तो अब जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 15 तियां 45 आ रहा है, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। तो आपका जो उत्तर आएगा वो 45 प्लस में आएगा। कभी कभी धन का चिन्ह लगा होता है और कभी सीधे आपका मान जो है वो सीधे दे देता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और ये आपके सामने अब अगले प्रकार का प्रश्न आ रहा है, जिसमें कि जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये प्रश्न आपके लिए कितने कारगर सिद्ध होंगे चिन्ह वाले। चलिए अगले प्रश्न में आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको 34 नंबर सवाल में दिया गया है कि -16 गुणे धन 2 का मान क्या होगा। अब आपको बताना है कि इसका आंसर आपका +32 आएगा कि ऋण 8 आएगा कि धन 8 आएगा कि -32 आएगा। तो आप देखेंगे कि गुणा तो हम अंक का करेंगे, 16 दूनी 32, और इसके पहले मैंने आपको बताया कि विपरीत चिन्ह का गुणा सदैव क्या होता है, ऋण होता है। तो यहाँ -1 प्लस है तो चिन्ह विपरीत हो गया, तो जो आपका आंसर आएगा वो ऋण 32 आएगा। और जैसा कि आपको विकल्प नंबर चौथे में ऋण 32 आपको दिख रहा होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 35वां प्रश्न ला रहा हूं, और इस 35वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं आपको सवाल दे दूं कि 13 गुणे ऋण 4। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर धन का चिन्ह छिपा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तब भी नहीं लिखेंगे तब भी आपको धन ही मानना है। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं, पहला है आपका 17, दूसरा है 9, चौथा है ऋण 52 और तीसरा है ऋण 52, चौथा है +52। अब आप देखेंगे कि यहाँ प्लस नहीं है तब भी प्लस मान लेंगे, 13 को क्या होता है 52 होता है, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे आप, ऋण का लिखेंगे। ऋण का ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 2 विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर सदैव मान आपका ऋण चिन्ह आता है, इसलिए आपका उत्तर जो है वो ऋण 52 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में दिख रहा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये 36वां प्रश्न जो कि भाग पर आधारित है, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है जो कि भाग पर आधारित है। तो याद रखिएगा, जो नियम आपका गुणा में काम करता है वही नियम किस में काम करता है, भाग में भी, कि समान चिन्ह धन धन का भाग धन चिन्ह होता है, चाहे वो ऋण ऋण हो चाहे धन धन हो, और विपरीत चिन्ह धन ऋण या ऋण धन का भाग करेंगे सदैव आपका मान जो आएगा वो ऋण में आएगा। चलिए मैं इसको बता दे रहा हूं कि धन भागे धन बराबर धन होगा, ऋण भागे ऋण बराबर धन होगा, धन भागे ऋण बराबर धन भागे, इसको लिख लीजिए कि ऋण बराबर ऋण होगा, और अगर मैं ऋण भागे धन देता हूं तो ऋण होगा। जो नियम आपका गुणा में चिन्ह था वही नियम आपका भाग में भी है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि समान चिन्ह धन धन का भाग धन होता है, चाहे वो धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, और विपरीत चिन्ह धन ऋण या ऋण धन का भाग सदैव क्या होता है, ऋण चिन्ह होता है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है, सवाल नंबर 36 में दिया था ऋण 36 भागे 4, और पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प थे, पहला था धन 4, दूसरा था ऋण 4, तीसरा था 20 और चौथा था ऋण 22। अब आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि 4 का पहाड़ा 36 में पढ़ेंगे सदैव 9 आएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आपका चिन्ह ऋण का है और यहाँ पर धन का है, नहीं दिया तब भी धन मानेंगे। अब आपको नियम क्या लगाना है कि माइनस से एक बार, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, सदैव मान आपका क्या आएगा, सदैव ऋण में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चिन्ह इसमें विपरीत है। अब आपका जो आंसर आएगा वो ऋण 9 आएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर जल्दी से बताइए कि 4 का पहाड़ा अगर मैं 36 नहीं था मेरे भाई 16 था, इसको आप लोग बना लीजिए, जो भी रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रखेंगे वही आपका मान आएगा। अगर मैं 16 रखता हूं तो 4 आ जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा, 36 रखता हूं तो ऋण 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए कि इसका आंसर जो आएगा वो -4 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में ही ऋण 4 दिख रहा है। चलिए आज की क्लास का हम ये अब आपको अंतिम प्रश्न बताने जा रहे हैं, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऋण 32 भागे ऋण 8। सवाल को ध्यान से देखिएगा, ऋण 32 भागे ऋण 8 का मान क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प है, -4,
+2 +4 और -6। अब आपको ध्यान रखना है कि 8 का पहाड़ा अगर मैं 32 में पढ़ता हूं तो 4 आना पक्का है, 4 ही तो आएगा, 8 से 32 होता है। अब मुझे यहाँ पर मेन ध्यान क्या रखना है, चिन्ह का। और चिन्ह अगर समान होंगे सदैव धन का मान आता है, जैसा कि आप लोग बताया जा चुका है कि अगर यहाँ भी ऋण सदैव आपका मान धन आएगा, चाहे आप धन लिखिए और चाहे आप धन न लिखिए। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को कुल 37 प्रश्नों को कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रैक्टिस के माध्यम से सिद्ध लगाना सिखाया। और इसके अतिरिक्त हमने आप लोगों को बहुत ही एक ऐसी ट्रिक दे दी जिसके माध्यम से आप भाज्य अभाज्य संख्या की गणना बहुत ही आसानी कर सकते हैं। और वो फार्मूला आपका क्या था, 6k + 1 या 6k - 1। दूसरी बात ये बताया कि किसी संख्या में हम 6 से भाग लेकर के किस प्रकार से अगर 6 से भाग देने पर अगर मान में 1 बचता है या 5 बचता है तो दी गई संख्या वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसके अतिरिक्त हमने आप लोगों को ये बताया कि किस प्रकार से आप जो है वो सहभाज्य संख्या को पहचानेंगे और किस प्रकार से वो आप पहचानेंगे कि वो दी गई संख्या आपकी जुड़वाभाज्य संख्या है। इसके अतिरिक्त हमने आप लोगों को 0 से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक की संख्या के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, और इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि 4 4 2 2 3 2 2 3 और 2 1 के माध्यम से हमने आपको बताया इनकी केवल गिनती करके आप सीधे से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी पूरी क्लास को ध्यान से देखा होगा उनके लिए आगामी क्लास में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं, और आने वाली क्लास में हम आपके बीच एक नई क्लास जो कि नंबर सिस्टम की आपकी 6वीं क्लास होगी, जिसमें हम आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेष से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं उसको कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रैक्टिस के माध्यम से आपको हल करना बताएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हों वह लोग सबसे पहले आप लोग ये करिएगा कि हमारी जो पिछली क्लासें जो गई हैं नंबर सिस्टम पे, आपको 4 क्लासें दी जा चुकी हैं और 4 क्लासों में हर क्लास के बाद आपको टेस्ट दिया गया है, प्रैक्टिस क्लास दी गई है। तो उस पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देख करके तब इस क्लास को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आने वाली क्लास में आपके बीच हम एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम आपको भाज्य, अभाज्य और भाज्य, भाजक, भागफल और शेष के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।